जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है 3.2 करोड़, ये क्या है? तो लोकसभा जो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है, तो इसमें 31.2 करोड़ यानी कि 31 करोड़ 2 लाख महिलाओं ने मतदान किया है। इतने महिलाओं ने मतदान किया है। और टोटल मतदानकर्ता कितने कितने मतदान किया है तो 64.2 करोड़ मतदाता मतदान को पड़ चुका है। इतना मतदान हुआ था, उनमें से 31.2 करोड़ महिलाएं मतदान कर चुकी गई थी। इस तरह से ये मतदान करने वालों की संख्या है। ये 64 और ये मतदाता की संख्या नहीं है, टोटल मतदाता की संख्या नहीं है, यह मतदान करने वालों की संख्या 2024 में जो मतदान हुआ है उसमें। तो महिला मतदाता की संख्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे पूछा जा सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून तक संपन्न हुआ। 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक, और रिजल्ट जो है इसका चुनाव परिणाम 4 जून को आया था। तो 5 जून से जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनमें सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लोकसभा के बारे में बताया, कंटिन्यू मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं उसका वो वीडियो तो पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा। 5 जून से मैं अपलोड कर 5, 6, 7 सभी वीडियो में मैंने लोकसभा के बारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो सब में मैंने डिस्कस किया है। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। तो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चुनाव संपन्न हुआ। 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। कुल सीटें कितनी थी तो 543 लोकसभा में कुल सीटें हैं, जिसमें कि 524 राज्य से निर्वाचित होते हैं, स्टेट से निर्वाचित होते हैं, और 19 सदस्य जो हैं 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। और सबसे बड़ी पार्टी बनी है सीट के मामले में बीजेपी है, दूसरी है कांग्रेस। और कांग्रेस जो है इस पर विपक्षी पार्टी भी बन गई है। विपक्षी पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, इसके बारे में हम लोग बताया था कि लोकसभा सीट का टोटल लोकसभा सीट का 10% सीट उस पार्टी को जीतना पड़ता। 10% या फिर क्वेश्चन में 10% हो सकता है ऑप्शन में, या फिर 1/10 ये भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन ही सही है। तो 10% और 1/10 ये भी ध्यान रखिएगा। विपक्षी पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीटें जीतनी चाहिए? तो कुल लोकसभा सीट का यानी कि 543 का 10% या 1/10 ये ऑप्शन में रह सकता है। तो जो गठबंधन था एनडीए और इंडी गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन को 292 सीटें आई है। और इंडी गठबंधन जिसमें कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, राजद, सपा पार्टी, इस सब जो पार्टियां हैं उनको 234 सीटें आई हैं। 234 इंडी गठबंधन को, और एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 292 सीटें आई हैं। अब सरकार किसकी बनती है देख लीजिए। उम्मीद तो है सरकार इनकी ही बन जाएगी। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिए। अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है 5, 6, 7 तारीख का, तो वो देख लीजिएगा। वहाँ मैंने कंप्लीट बताया इंपॉर्टेंट पार्टियों का, जो इंपॉर्टेंट पार्टियाँ हैं जो इस बार अच्छा प्रदर्शन किए उनके बारे, उनका चुनाव चिन्ह भी बताया है, कहाँ की पार्टी है, नाम के अध्यक्ष कौन है, सभी का मैंने डिस्कस किया है। कौन से जो इंपॉर्टेंट हॉट सीट था, कौन विजय हुए, हॉट सीट कौन कौन सा था, कौन विजय हुए हैं, कहाँ से विजय हुए हैं, कौन सा लोकसभा क्षेत्र है उनका, तो ये कंप्लीट मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है होलांग पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ है? तो होलांग पार गिब्बन अभयारण्य असम में है। और गिब्बन क्या है, नाम क्यों पड़ा है? तो गिब्बन एक बंदर की प्रजाति है। गिब्बन जो है बंदर की प्रजाति है, छोटी बंदर की प्रजाति है जो इसी अभयारण्य में पाई जाती है। और यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इस अभयारण्य में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के ऊपर कैनोपी लगाया जाएगा। कैनोपी, रेलवे ट्रैक यहाँ से होगा नीचे और ऊपर से कैनोपी लगा हुआ होगा कि बंदर वालों को ट्रैक पर, बंदर जो है ट्रैक पर, इधर पेड़ पौधे जंगल हैं और इधर से, और पेड़ पौधे से बंदर जो है ट्रैक पर ना आ सके, किसी तरह की दुर्घटना ना हो सके, इसलिए कैनोपी लगाया जाएगा। बंदर आराम से इधर उधर उछल कूद अपना कर सकते हैं। इस तरह से ये कैनोपी लगाया जाएगा होलांग
गिब्बन अभयारण्य जो रेलवे टिक बिछाई जाती है, ये भी ध्यान रखिए। कहाँ की कैनोपी ब्रिज कहाँ बनेगा? तो अब गिब्बन अभयारण्य असम में। चलिए, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स कौन है? तो पाकिस्तान में पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनी है। इनका जो पदोन्नति हुई है, इनका प्रमोशन हुआ है ब्रिगेडियर के पोस्ट पर। पहली महिला है अल्पसंख्यक समुदाय से। तो किस समुदाय से बिलोंग करती हैं? तो ईसाई समुदाय से, नाम से ही पता चल रहा है ईसाई समुदाय से बिलोंग कर रही हैं। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार यह घटना हुई है कि 1 स्टार ऑफिसर कोई अल्पसंख्यक समुदाय की महिला बनी है, और 1 स्टार ऑफिसर। नेक्स्ट है एक पेड़ एक माँ। ये क्या है? तो 5 जून को विश्व एनवायरनमेंट दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम रखा है एक पेड़ माँ के नाम। सभी को एक पेड़ लगाने की आह्वान किया इन्होंने इस अभियान के तहत में, और यह विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इन्होंने आह्वान किया है। तो एक पेड़ एक माँ के नाम, ये याद रखना है कि किससे संबंधित है। तो विश्व पर्यावरण दिवस से यह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश कौन है? तो कृष्ण प्रकाश मुंबई में आतंकवाद निरोधी इकाई के फोर्स के जो डिपार्टमेंट है, आतंकवाद निरोधी जो डिपार्टमेंट है, उसके प्रमुख हैं, उसके हेड हैं ये। और इनको यह कृष्ण प्रकाश जी को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इन्होंने पद पर रहते हुए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक को बढ़ावा दिया है, इसमें योगदान किया है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है। इसी के कारण इन्हें कृष्ण प्रकाश जी को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पद व पोस्ट पर रहते हुए काम करते हुए इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि पद पर रहते हुए कृष्ण प्रकाश जी ने आतंकवाद विरोधी संगठन का हिस्सा रहते हुए, प्रमुख रहते हुए इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगरी ला वर्ता क्या? ये सांगरी हो जाएगा, यहाँ से ली हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। सांगरी ला वर्ता क्या है? तो इसे सांगरी ला वर्ता को एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसका आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। और सिंगापुर में एक होटल है, सांगरी ला क्या? यह प्रश्न बन सकता है। तो सांगरी ला सिंगापुर का एक होटल है, जिस होटल का नाम है सांगरी ला, और इसी होटल में यह सम्मेलन आयोजित होता है। और यह सम्मेलन 2002 में सांगरी ला होटल में पहली बार आयोजित हुआ था। यह अस्थाई जगह बन गया है जहाँ कि इस सम्मेलन का आयोजन होता है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का। इसलिए यह अभी फेमस है इसी नाम से, सांगरी ला वर्ता के नाम से ही फेमस है। तो याद रखिएगा ये होटल है, क्या है? सांगरी ला क्या है? अगर प्रश्न बनता है तो एक सिंगापुर का एक होटल है जहाँ यह सम्मेलन आयोजित होता है। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा सा यूनिक सा था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में लेने का कोशिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसरो से संबंधित है। नीलावु कुदिचा सिंहांगला ये क्या है? यह मलयालम भाषा में लिखी हुई आत्मकथा पुस्तक है। किनकी है? तो इसरो के जो प्रमुख है, जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उनकी आत्मकथा है, जो कि प्रकाशित नहीं हुई है, किसी विवाद के कारण से उन्होंने प्रकाशन नहीं किया। तो मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था। इसमें इस पुस्तक में चंद्रयान जो सेकेंड था वो कामयाब नहीं हुआ था, तो उसके कामयाब नहीं होने के कारण को इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा किया था, और विवादों में रहा था, इसलिए उन्होंने इसे प्रकाशित नहीं किया था। और इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में देखा जाए तो इस पुस्तक का मीनिंग क्या है? द लायन दैट ड्रंक द मून। तो चंद्रयान 2 के विफलताओं के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है, जिसमें कि के सिवन का भी नाम आता है। उस समय जो चेयरमैन थे चंद्रयान 2 के समय में, इसरो के चेयरमैन, तो उनका भी नाम आता है। तो पॉइंट और क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट क्या है? तो ये जो है ये मिशन है, तृष्णा मिशन, इसका नाम रखा गया है तृष्णा, TRISHNA।
तृष्णा मिशन, ये तृष्णा मिशन है। तृष्णा मिशन इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी जो है CNES, ये दोनों मिलकर तृष्णा मिशन को लॉन्च करेगी। तृष्णा मिशन को दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे ये। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो पानी की स्थिति की निगरानी, पानी की स्थिति पर निगरानी की जाएगी और महाद्वीपों में पानी की स्थिति क्या, उनके जीवन काल क्या है, उसके बारे में इसका निगरानी किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा इस सैटेलाइट के माध्यम से, इस मिशन के तहत। तो इसको फ्रांस कौन सी मिलकर कर रही है, कौन सी देश, तो भारत की इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES, भारत की इसरो, ये दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम देंगी। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।